हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूजीसी नेट चैनल हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम टॉप 10 क्वेश्चन इसके हैं 2019 के। जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन, हम ये सारे के सारे करेंगे। और अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको उसकी 4 एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, जिससे आपके एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। और बेशक से हमारे क्वेश्चंस कभी भी रिपीट ना हो, बट हमारे टॉपिक्स जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो रिपीट होते हैं बदलते हुए पैटर्न के साथ में। तो मैं आपको पैटर्न भी बता दूंगी कि किस तरीके से बदल सकते हैं। जैसे अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कवि के बारे में या फिर रचना के बारे में, कथन के बारे में पूछा हुआ है, तो अगली बार स्टेटमेंट में आ सकता है। तो जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा है अगर वो प्रीवियस ईयर से टॉपिक लिया गया है तो वो इम्पोर्टेंट में, मतलब वो डिफिकल्ट में नहीं माना जाता है। और अगर डिफिकल्ट में नहीं माना जा रहा है और फिर भी आप गलत करके आ रहे हो तो फिर आप इससे बाहर हो जाते हो। तो इसलिए हमेशा उसमें बने रहने के लिए आपको सारी चीज़ें ठीक से करनी पड़ेगी। चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? सहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। आप आंसर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे और आगे देखेंगे। इसमें हम कोई तुक्का नहीं लगा सकते और इसका आंसर होगा जैववादी सिद्धांत। इसका आंसर आगे देख लेते हैं। आपको पता होगा आप तभी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 की काव्य दृष्टि मुख्यतः जैववादी सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। उन्होंने अपनी विचारधारा कई ग्रंथों में प्रस्तुत की है, जैसे द फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कॉलरिज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनका सिद्धांत क्या था? कला सिद्धांत था, काव्य सिद्धांत था। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कल्पना सिद्धांत था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द फ्रेंड, एड टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, यहाँ पे ईयर भी लिखे हुए हैं। कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिस्ट स्पिरिट। नीचे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिकवाद और उनके प्रमुख प्रवर्तक दिए गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छंदतावाद के कौन है? वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। यथार्थवाद के कर्वे, ये इनके प्रवर्तक है जिन्होंने स्टार्ट किया या चलाया, आगे बढ़ाया। संरचनावाद के प्रोफेसर फर्डिनांड दे सस्यूर। प्रतीकवाद के बॉडलेयर। बिंबवाद के टी फुलम। अजनबीपन, एलिनेशन। चेकोस्लाविको, स्लेवोस्को, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हुआ था, स्लेवोस्को। और विखंडनवाद के जॉक डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस कथाकार का है? ए रामविलास शर्मा, डी नगेंद्र, सी शिव पूजन सहाय, डी हरिवंश राय बच्चन। देखिए जो क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी कर सकते हैं वो हम जल्दी करेंगे, ताकि हम उसका पैटर्न भी देख सकें। बदलते हुए पैटर्न में हमारा आंसर कैसा आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है नगेंद्र। अब ये बदलते हुए पैटर्न में कैसे आएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इनकी आलोचनात्मक किताब में एक इनका कथन दिया गया था, जो हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। सिलेबस में लगी नहीं, ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य, नगेंद्र जी। ठीक है, तो ये उससे लिया गया है। ठीक है, पर तब आप देखिए कि दोबारा कैसे बन सकता है। दोबारा इस तरीके से बन सकता है कि ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देंगे ए बी सी डी ई एफ करके, और उसमें से लिखा हुआ है सही कथन चुनिए।
और अगर आपको नगेंद्र की जगह हरिवंश राय बच्चन जी दे दिया जाए, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी का हमारे जो वो है यूनिट 10 उसमें आत्मकथा लगी है, तो आपको लगेगा कि शायद ये इन्होंने ही लिखा होगा, उन्होंने ही कहा होगा क्योंकि हमारा इसमें इनकी आत्मकथा लगी हुई है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और ये यहाँ पे पहले पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए ये कथन नगेंद्र जी का है। आंसर पे बढ़ते हैं। यह मेरे जीवन की उदारता मुझ में नहीं है, यह कथन नगेंद्र जी ने कहा है। यह उनकी आत्मकथा अर्धकथा 1988 से लिया गया है। अन्य आत्मकथाएं आसान भाषा में रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 भाग में मुंडेर पे सूरज देर सवेर आपस की बातें। और ये मैंने आपको बताया कि कंफ्यूज कैसे करेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा लगी हुई है और ये जो भी कथन है ये लग रहा है कि आत्मकथा से लिया गया है, तो हम इसे हरिवंश राय बच्चन अगर लिखा होगा तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ये नगेंद्र का है और अगर आप हरिवंश राय बच्चन लगा के आ रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। रामविलास शर्मा की मुंडेरे पे सूरज देर सवेर आपस की बात, शिव पूजन सा है मेरा जीवन और हरिवंश राय बच्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं के याद करूं हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये चारों का सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है और इनका डेट भी पूछ लिया जाता है। प्रकाशन वर्ष क्या था, पहले से बात के क्रम में लगा हुआ है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। क्या नीड़ का निर्माण फिर बसेरे शुरू और 10 द्वापार से 10 द्वार से सोपान तक। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद चित्रित हुआ है? ए अमृत और विष, बी खंजन, सी मानस का हंस, डी नाच्यो बहुत गोपाल। ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो काफी इजी है और आप इसे बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। मानस का हंस हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। अमृतलाल नागर जी का जो तुलसी जो तुलसी के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर जी ने यह उपन्यास लिखा मानस का हंस। इसमें राम और काम का द्वंद है और खंजन नयन जो है उसमें शायद कृष्ण और काम का वर्णन है, का आंतरिक द्वंद दिखाया गया है, यानी आध्यात्मिक और सांसारिक इच्छा के बीच संघर्ष। अमृतलाल नागर जी के उपन्यास मानस का हंस में राम और काम का आंतरिक द्वंद दिखाया गया है, यानी आध्यात्मिक और सांसारिक इच्छा के बीच संघर्ष। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास नीचे हैं। महाकाल, सेठ बाके सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और शतरंज की मोहरे ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है। सुहाग के निपुर, अमृत और वेश ये भी पूछ लिया जाता है। सात घूंघट वाला मुखड़ा ये भी पूछ लिया जाता है। एकदा नैमिष्य, मानस का हंस। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मानस का हंस हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और ये भी कई कई बार ना यूनिट 2 और वैसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन ये सब भी पूछ लिए जाते हैं। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट पीड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। इसकी रचना बताना है आपको। सन 1934, सन 1935, सन 1936, सन 1937। बताइए कब हुई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सन 1935। अगर किसी को ज्यादा टाइम चाहिए तो पॉज करके भी आंसर पहले सोच के लगा के अपने माइंड में आंसर रख के फिर आंसर देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा का रचनाकाल 1936 है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सॉरी, आंसर सी हो जाएगा। सॉरी सॉरी मैंने गलती से
35 कर दिया, सॉरी वो मेरे से मिस्टेक हुई थी, 36 इसका आंसर हो जाएगा। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी हुई है और हमारे सिलेबस की रचना है जो कि हमेशा पूछी जाती है और अब तो स्पेशली पूछे जाने लग गई है। निराला जी का जन्म 1980 19 सॉरी 1899 में हुआ। निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में महिषादल किला मेदिनीपुर में हुआ था। देखिए इनका आपको ना जन्म काल भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन जन्म काल पे भी बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिख के दे देंगे राइटर्स और यहाँ पे उनका जन्म काल लिख के दे देंगे, फिर आपको मिलाना होगा निराला और भी कई एक है, आज्ञा जी का दे देंगे, निराला जी का दे देंगे, निर्मल वर्मा जी का दे देंगे और फिर आपको मिलाना होगा, मन्नू जी का दे देंगे। या फिर मिलाना नहीं होगा तो ये लिख के दे देंगे, मतलब आप सही ढूंढो, सही और गलत पहचानो, आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ और प्रथम शोकगीत माना गया है। प्रथम और श्रेष्ठ शोकगीत माना गया है। निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियां अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीति कुछ 1954, संध्या कली 1969। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी आपको याद रखनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकी रचना लगी हुई है इसी वजह से, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, बी उपन्यास, सी कविता, डी आलोचना। ए ए और सी सही है, बी ए बी सी सही है, सी बी सी डी सही है, डी ए और बी सही है। आपको बताना लाला श्रीनिवास दास जी ने किन किन विधाओं में अपने लेखन कार्य किया है? नाटक में, उपन्यास में, कविता में, आलोचना में। देखिए इनका एक उपन्यास तो हमारे उसमें भी लगा हुआ है, परीक्षा गुरु, तो बी तो होना ही चाहिए। बी ए में नहीं है तो आप ए को काट दो, सी को भी काट दो, बचा बी और डी। तो कविता तो मैं हमारे सिलेबस में कोई ऐसी लगी नहीं हुई है, तो नाटक और उपन्यास, तो हम डी को टिक लगा देंगे, डी सही आंसर हो जाएगा। हम इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वही आपको तरीका बताया। लाला श्रीनिवास दास जी ने नाटक और उपन्यास दोनों विधाओं में लेखन किया है। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास जी की रचना परीक्षा गुरु 1882 से माना जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है इसकी डेट, परीक्षा गुरु की डेट 1882। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कहा है। ये भी याद रखना है, ठीक है, कि किसने किसने परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक इस प्रकार है: रणधीर, प्रेम मोहिनी, सप्त संवर 1883, चियोगिता स्वयंवर, श्री प्रहलाद चरित्र। बस नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम नहीं खाई?
इसमें ये नहीं बताना आपको कौन-सा सामान लादने की कसम खाई थी, नहीं लादने की कसम खाई थी, नहीं खाई थी। एक तो था कि कौन-सा सामान ना लादने की कसम खाई थी। न वो नहीं कि कौन-सा सामान लादने की कसम खाई थी, जैसे इसमें लिखा है कंपनी की औरत और आप पहले से ए पे टिक लगा दो, नहीं, इसमें नहीं भी देखना है। मतलब ऐसा कौन-सा सामान है, जिसके लिए कोई भी कसम नहीं खाई थी, ठीक है? नहीं भी लिखा है। सामान ना लादने की कसम नहीं खाई थी, ना कि खाई थी। कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी का सामान और बाँस। बहुत ही आसान है, हमारे उसमें ही लगी हुई है, हमारे सिलेबस में कहानी में तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, जिसमें उन्होंने 3 कसम खाई थी और इसमें तीनों की तीनों कसम है, बस एक चीज़ है जो उन्होंने कसम नहीं खाई थी। जिसने भी कहानी पढ़ी होगी उसे पता होगा। बी इसका आंसर हो जाएगा दुल्हन की डोली, क्योंकि कंपनी की औरत, बाज़ार, चोरी का सामान, ये तो पहली कसम खाई थी कि बाज़ार का चोरी का सामान और बाँस ना लादने की। तीसरी कसम खाई थी कंपनी की औरत को ना बैठाने की। जैसे कि मैंने आपको बताया फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम, उन्हीं की कहानी मारे गए गुलफ़ाम पर आधारित है। किस पर आधारित है? मारे गए गुलफ़ाम पर। किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है और कहानी का नाम भी याद होना चाहिए, तीसरी कसम। कहानी में गाड़ीवान हीरामन ने दुल्हन की डोली ना लादने की कोई कसम नहीं खाई थी। जिन 3 चीज़ों जिन उन सॉरी उसमें जिन चीज़ों को ना लादने की कसम खाई थी वे थी कंपनी की औरत, चोर बाज़ारी का सामान और बाँस, क्योंकि बाँस से एक बार उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वज़ह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। और फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियाँ जो कि पेपर में पूछी जाती है, ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक शावनी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट है। सॉरी मिसटाइप हो गया था। गैग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? आपको बताना, मालती जो है गैग्रीन कहानी की या रोज कहानी की, उसमें जो मालती थी लेखक की दोस्त, वो कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, उदात और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, ए, बी, सी, ए और बी। सी में आ जाएगा बी और डी में आ जाएगा बी और सी। देखिए, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, बट फिर भी आप देखो, एक अंदाजा लगा सकते हो। सरल सरल और शांत लड़की थी और उदात और चंचल लड़की थी, उसमें से कोई एक ही ठीक हो सकता है। तो जहाँ पे ए और बी साथ आ रहे हैं वो तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो ए कट जाता है। या तो कोई सरल और शांत हो सकता है या उदात और चंचल हो सकता है। ए और बी अपने आप ही कट जाते हैं क्योंकि ये दोनों विरोधाभासी और एक साथ नहीं आ सकते। एक रह जाता बी और डी और बी और सी। तो बी दोनों में ही आ रहा है, उदात और चंचल लड़की थी। तो जो उदात और चंचल होगा वो पढ़ने, लिखने या किताबों का शौकीन हो नहीं सकता। अगर आप एलिमिनेशन से भी इसे सॉल्व करना चाहते हो, आपको इसका आंसर नहीं पता तो बता रही हूँ, बाकी तो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। तो
बी से जो मेल-जोल खाने वाला है वो डी है, चोरी से क्लास से भाग जाने वाली लड़की। तो बी और डी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सी आंसर हो गया गैगीन कहानी की मालती बचपन में बहुत शरारती, चंचल और उद्दंड लड़की थी। वह अक्सर क्लास से चोरी छिपे भाग जाती थी। हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद का जैसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखा है 1943 से 1951 के बीच अज्ञे जी ने इसकी शुरुआत की थी, ऐसे प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने उस समय की प्रमुख पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन निकालकर उसे तार सप्तक नाम से प्रकाशित किया। जो प्रयोगवाद था उसमें तार सप्तक नाम से 7 कवियों का संकलन निकाला जाता था, जिसमें 7 कवियों की कविताएं वगैरह होती थी, जिसे तार सप्तक नाम भी दिया गया। और इसके शायद से 3 या 4 तार सप्तक है, उसके साथ-साथ कवि है और वो सातों के सातों चारों जैसे प्रथम एक पहले को तो तार सप्तक बोलते हैं, फिर दूसरे को द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक। ठीक है? तो उसमें कौन-कौन से कवि हैं, कौन-कौन से नहीं है, उससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मतलब ये तार सप्तक के कवि है, द्वितीय तार सप्तक के कवि तृतीय के हैं, या फिर आपको काफ़ी सारे कवियों के नाम दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि द्वितीय तार सप्तक के कवि कौन-कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली ये क्या कहते हैं, कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वह सभी राही है, राही नहीं, राही के अन्वेषी हैं। ये अज्ञा जी का ही कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने तार सप्तक के बारे में बोला था। आगे की प्रमुख कहानियां गैगरीन, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। गैगरीन 1937, क्योंकि हमारे उसमें भी तो हमें पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस में भी है। विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरा प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथाओं में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन, बच्चों के लालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्रीत्व। मनु भंडारी अपनी आत्मकथाओं में आपका बंटी उपन्यास में विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? उपेक्षित मानते हैं मतलब कौन सा ज्यादा वर्नरेबल है उनके लिए, कौन सा ज्यादा परेशानी में है, प्रॉब्लम्स में, वो आपको बताना है। खंडित बचपन, बच्चों का लालन पोषण का आर्थिक पक्ष, देखिए आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आर्थिक पक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि उन उस उपन्यास में दोनों को ही बहुत अच्छा दिखाया है, दोनों ही बहुत अच्छे
फादर जो है मैनेजर है और जो मदर है वो प्रिंसिपल है कॉलेज में। ठीक है। बाल मनोविज्ञान पक्ष और मुख्य स्त्री वाला जो है, आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा, आप तभी आंसर दे सकते। देखिए यहाँ पे उपेक्षित का मतलब इन्होंने निकाला है कि किस पे कम ध्यान दिया गया है। तो जो बाल खंडित बचपन है, उसका उसके ऊपर तो पूरा पूरा ध्यान दिया गया, तो ये नहीं हो सकता। बाल मनोविज्ञान पक्ष बहुत अच्छे से दिखाया गया सब कुछ। वो क्या कहते हैं, अनूप अनूप जो उसमें है बंटी, उसी के नजरिए से दिखाया गया। तो उपेक्षित सिर्फ मुख्य स्त्री पात्र है और कोई भी नहीं है इसमें। इसका वो देख लेते हैं। और इसका मैंने आई थिंक आंसर नहीं रखा है, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता के का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? वन वनवेला, ए, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर और जूही की कली। इसका हुआ था, बताइए। देखिए इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो फेमस है वो जूही की कली है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते थे। ठीक है, अंदाजे से भी हो जाता। आंसर हो जाएगा डी। नई कविता के पहले अंक में निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली का कई कवियों द्वारा किया गया है सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले आज्ञा जी ने किया। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि नई कविता जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने करा, अलग अलग कवियों का नाम लिखकर। और अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, 2023 में 24 में। तो ये दोबारा से रिपीट हो सकता है, क्या पता नई कविता शब्द का प्रयोग आगे आगे की जगह किसी और कवि का नाम दे दिया जाए, निराला जी का नाम दे दिया जाए, किसी और का नाम दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। उन्होंने इसे एक रेडियो वार्ता में इस्तेमाल किया था। बाद में यही वार्ता नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से छपी। आपको ये भी पता होना चाहिए इन्होंने नई कविता शब्द कहाँ पे यूज किया था, रेडियो वार्ता में किया था। और वो नए पत्ते नाम से एक वार्ता थी जो बाद में नई कविता अंक से छपी। नई कविता आंदोलन की शुरुआत 1945 में मानी जाती है। तब जगदीश गुप्ता द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता का प्रकाशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जिसको ज्यादा समय चाहिए हो प्लीज वो पॉज कर लीजिएगा। और बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये तो एक खुद में ही एक तरीके से ये स्टेटमेंट है जो आपसे कहीं पे भी पूछी जा सकती है। और थोड़ा उलट फेर करके भी पूछ सकते हैं कि किसको स्वीकार नहीं किया और किसको किया। या फिर ये भी आ सकता है शुक्ल जी ने भारत के रूढ़िवाद को भी स्वीकार किया और पश्चिमी व्यक्तिवाद को भी। तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आगे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है तो। और ये उपयुक्त कथन किसका है आपको पता होगा, तभी आंसर दे सकते हैं। ये रामविलास शर्मा जी का है। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना ही पश्चिम के व्यक्तिवाद को। अर्थात शुक्ल जी ना तो किसी भी तरह के चरमपंथी विचार को ही नहीं माना। अर्थात शुक्ल जी ने किसी भी तरह के चरमपंथी विचार को नहीं माना। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र गोस्वामी और मध्यकालीन भारत
निराला साहित्य और संस्कृति, भाषा और समस्या, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं भी है तो पता होने चाहिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पे कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की पीडीएफ जो भी हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ के लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025 पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।